नमस्कार, मैं अजय कुमार मित्तल। पिछली वीडियो में हमने निखिलम सूत्र का इस्तेमाल करते हुए 2 संख्या और 2 से अधिक संख्याओं की भी आपस में गुणा करनी सीखी थी और उसमें हमने उन 2 संख्याओं या 2 से अधिक संख्याओं का चयन किया था, जो 10 की घातांक के यानी कि 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख इनके अति निकट थी। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर संख्या इन्हीं के निकट हो। अगर इनके अलावा किसी और संख्या के निकट है तो उस स्थिति में हम निखिलम सूत्र के साथ एक और जो वैदिक गणित का उपसूत्र पहला उपसूत्र है अनुरूपीण, हम उसका भी इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे कि उस जो हमारा 10 की घात के रूप में आधार था, उसकी बजाय वो संख्याएं जिस आधार के निकट होंगी, हम एक नया उपाधार चुन लेंगे। लेकिन ये देखेंगे कि वो उपाधार जो आधार हम मान सकते थे उसके किस अनुपात में है और जिस अनुपात में हम अपना उप आधार मानेंगे, उसी अनुपात में जब हम तिर्यक समायोजन करते हैं, तो उस भाग को यानी कि उस संख्या को भी हम उसी अनुपात में बढ़ा या घटा लेंगे। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास संख्या है 188 और एक संख्या है हमारे पास 207। अब आप देखिए, ये दोनों संख्याएं 200 के निकट दिखाई दे रही हैं हमको। लेकिन हमने जो पिछली वीडियो में जो हमने गुणा करनी सीखी थी, उसमें हमने 10 की घातांक वाली संख्याओं के निकट संख्याएं चुनी थी और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी ये जो संख्या है, ये 10 की घातांक के रूप में नहीं है, बल्कि 100 का 2 गुना नजर आ रही है हमको, या ये 1000 का 5वां भाग नजर आ रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो आधार संख्या है, यदि हम 100 मानते हैं, तो उसके सापेक्ष ये जो नई संख्या हमको दिखाई दे रही है आधार के रूप में, ये 2 गुना दिखाई दे रही है। और यदि हम अपना आधार 1000 लेते हैं, तो उसके अनुपात में ये 5वां भाग नजर आ रही है। तो हम दोनों तरीके से हम इस गुणनफल को ज्ञात कर सकते हैं, नए उपाधार का चयन करके, और वो उपाधार है हमारा 200। तो चलिए तरीका वही रहेगा, लेकिन हम इस उदाहरण से इस क्रिया को समझ लेंगे। और जो हमारा अनुरूपीण है, अनुरूपीण का मतलब उसी अनुपात में, प्रोपोर्शनल के फेवर में, यहाँ देख रहे हैं हम 2 गुना और यहाँ देख रहे हैं हम 5वां, यानी कि 1/5 पार्ट। तो चलिए बाद में जब क्रिया की आवश्यकता होगी, जब ये स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल हम वही क्रिया अपनाते हैं जो हमने पीछे निकलम सूत्र में गुणा करते समय बनाई थी। यहाँ विचलन देखते हैं, तो इसका विचलन यहाँ आपका आ जाएगा 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 8 गया 1, और यहाँ 1 में से 1 गया 0, तो ये बार 1 बार 2, और ये 7 अधिक है इसलिए प्लस में 7 हो जाएगा। तो आपके पास पहला भाग जो गुणनफल का प्राप्त होगा वो 12 सत्ते 84, ये हमारा नेगेटिव फॉर्म में आएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है। और दूसरा भाग हमारा प्राप्त होगा 188 को अगर हम तिर्यक समायोजन 7 से करते हैं, तो 188 और 7 195, या आप इधर से भी कर सकते हैं, वो आप देखेंगे कि आपका फिर से 195 प्राप्त हो जाएगा। अब यदि ये संख्याएं हमारी इस 10 की घात के आधार के निकट होती, तो हमारा आंसर यहीं पूरा हो जाता। फिर हम यहाँ निकलम सूत्र लगा करके इसको और नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते। लेकिन समस्या ये है कि हमने जो उपाधार 200 माना था, उस 200 के निकट ये संख्याएं हैं और ये 200 10 की घातांक के रूप में नहीं है। तो चूंकि यहाँ हमें दूसरा जो हमारा वैदिक गणित का पहला उपसूत्र है अनुरूपीण, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और हम यहाँ देख रहे हैं कि यदि हमने 100 के आधार से लिया है, यहाँ 2 शून्य थे 100 में, इसलिए 2 अंक हमारे यहाँ पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर अब देखेंगे कि ये किस अनुपात में उपाधार उस आधार से निर्धारित हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि ये 2 गुना है, 2 के गुणक के रूप में है। तो हम ये जो हमारे पास दूसरा भाग आया था, हम इसमें 2 की गुणा और कर देंगे, और कर दीजिए। तो 2 पंजे 10, 2 निम 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, 390। तो ये आ गया दूसरा पार्ट। और हमारे पास बार 8 बार 4 ये था। अब यहाँ निकलम लगा दीजिए। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और यहाँ आपका 9 रह जाएगा, ये 8 हो जाएगा। पीछे हमने इसको स्पष्ट समझा है। तो 38,916, ये इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो गया। आप देखिए थोड़ा सा हमको यहाँ पर अनुरूपीण के रूप में उसी संख्या से गुणा करी, उसी अनुपात से गुणा करा जिस अनुपात में हमारा उप आधार उस आधार से निर्धारित हो रहा था, और यहाँ उपाधार हमारा 2 गुना था, इसलिए हमने उस दूसरे भाग में 2 से और गुणा कर दी।
यहाँ ध्यान रखेंगे कि इस गुणा को केवल दूसरे भाग में ही करेंगे, जो आप तिर्यक समायोजन करेंगे उसी में ही गुणा करेंगे। यदि इस पहले भाग से कोई आपका हासिल इधर जा रहा है तो उस हासिल को समायोजित नहीं करेंगे दूसरे भाग में, पहले आप 2 की गुणा करेंगे, उसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें इस हासिल को समायोजित करेंगे। यानी कि समायोजन की प्रक्रिया से पहले ही अनुरूपीण हमको लगाना है। चलिए इसी सवाल को हम अगर 1000 आधार के रूप में करें तो 1000 में चूंकि 3 शून्य है तो हमें यहाँ पर अब की बार 3 अंक प्राप्त करने होंगे। तो फिर से इसी सवाल को हल करते हैं। 188 और 207, तो विचलन हमारा 200 से ही तय होगा क्योंकि उपाधार 200 है, क्योंकि दोनों संख्याएं 200 के निकट हैं। तो ये स्पष्ट है, पिछली बार की तरह से ये -1 -2 यानी कि -12 और ये प्लस में 7। तो आंसर तो हमारा वही आना है 12 सत्ते 84 यानी कि 12 8 12 और यहाँ विचलन के तिर्यक समायोजन से 195, इसमें कोई अंतर नहीं है। ये वही भाग है जो हमारा यहाँ पर प्राप्त हो रहा था, बस केवल अंतर क्या है, अनुरूपीण। तो अनुरूपीण यहाँ पर चूंकि हमारा उपाधार 2 गुना था तो हमने 2 गुना की थी, लेकिन यहाँ पर उपाधार हमारा 200 जो है अब की बार उस आधार के सापेक्ष 5वां भाग है, इसलिए हम यहाँ पर 5 से भाग करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा कि चूंकि हमारे आधार में 3 शून्य हैं तो यहाँ पर 3 अंक होने आवश्यक हैं, जबकि हमें 2 ही दिखाई दे रहे हैं। तो एक शून्य बढ़ा करके इसको और पूरा कर लीजिए और अब आप भाग दीजिए। तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और 5 नी 45 और बाकी का शून्य 8 4 12 का आपको ऐसा कैसे प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर निकलम सूत्र लगा दीजिए। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1 और उसी तरीके से आपका 38,916 वही आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 481 और एक मान लीजिए हमारे पास है 509। अब ये दोनों हम देख रहे हैं कि 500 के निकट है, तो हम 500 को उपाधार मान सकते हैं क्योंकि ये 10 के घातांक के रूप में कोई संख्या नहीं है। लेकिन अगर 10 की घातांक से हम इसका तुलना करना चाहें तो हम उस आधार को 100 भी ले सकते हैं और 1000 भी ले सकते हैं। यदि हम 100 लेते हैं तो हमारा ये हमने आधार जो हम पीछे मानते थे ये हमारा आधार है। तो नई जो संख्या हमें दी गई है वो संख्याएं जिस आधार के निकट हैं और वो 10 के घातांक के रूप में नहीं है, तो हम उसको उप आधार कहेंगे और उस उप आधार को हम देखेंगे कि वो हमारे आधार से किस अनुपात में है। तो यहाँ हमारा जो 500 उपाधार है, यदि हम आधार 100 लेते हैं तो स्पष्ट है कि ये 5 गुना नजर आ रहा है और यदि 1000 लेते हैं तो ये भाग 2 यानी कि आधा नजर आ रहा है। तो दोनों तरीके से हल करके देखते हैं। चलिए 500 से इसका विचलन निकालिए। 500 से इसका विचलन निकालेंगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1 और यहाँ 4 में से 4 गया 0, तो ये आपका -19 हो गया, -1 बार 1 बार 9 और ये 9 अधिक है ही तो ये आपका 9 है। तो हमें विचलन भी प्राप्त हो गया। अब हमको पहला भाग प्राप्त करना है तो सीधे गुणा कर देते हैं। 19 निम्मा 171, ये माइनस प्लस तो ये माइनस हो जाएगा हमारा। अब आप देख रहे हैं कि हमारे जो ये जो यहाँ पर चलिए त्रियक समायोजन भी कर देते हैं, फिर बाद में देखते हैं। त्रियक समायोजन में अगर हम इसको लेते हैं 481 और 9 तो ये 490 हो जाएगा और अगर 509 से आप हल करते हैं तो भी यही आएगा। यहाँ तक तो हर स्टेप वही होगा, लेकिन अब हमको यहाँ पर अनुरूपीण और लगाना है क्योंकि हमारा जो उप आधार है वो 10 की घातांक के रूप में नहीं है बल्कि उसके किसी अनुपात में है। तो यदि हम 100 के सापेक्ष ले रहे हैं तो 100 के सापेक्ष के लिए चूंकि इसमें 2 शून्य हैं तो हमको 2 ही अंक रखने होंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो बार 1 है -1 है ये हमारा हासिल के रूप में आगे जाएगा, लेकिन इसको हम अभी एडजस्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि चूंकि 100 का 5 गुना है हमारा उपाधार, इसलिए इसमें 5 की और गुणा करेंगे। तो कर लीजिए 5 की गुणा, तो 5 0 0, 5 निम 45 और 5 चौक 20 और 4 24, ये संख्या बनेगी। और हमारा बार 1 जो ये वाला हासिल था इसको और एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2449।
और शेष रह गया -1 -7 -1, इनको दोनों को मिला लीजिए आपस में, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2449 बार 7 बार 1। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर निखिलम और लगा दिए, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में 7 गए 2, 9 में यहाँ पर 1 न्यूनन कर दीजिए, तो 9 में से 1 गया 8 और बाकी 4 4 2। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो ये प्राप्त होगा 2,44,829। यहाँ पर हमने अनुरूपीण और शामिल किया है निखिलम के साथ साथ। यहाँ पर चूंकि हमारा उपाधार 5 गुना था आधार से, तो हमने 5 की ओर गुणा कर दी थी तिर्यक समायोजन वाले भाग में, और फिर उसके बाद गुणा करने के बाद ही हमने हासिल को समायोजित किया था। अगर इसी क्रिया को हम इस वाले आधार से चेक करें, तो यहाँ पर आधार है हमारा 1000, तो अब की बार जो हमारे दो पार्ट प्राप्त हो रहे थे, मैं सीधा केवल दो भाग लिख रहा हूँ। एक पहला भाग 490 प्राप्त हुआ था और दूसरा भाग -1 -7 -1 ये प्राप्त हुआ था। चूंकि 1000 में हमारे 3 शून्य हैं, तो 3 ही अंक प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए अब कोई हासिल नहीं जाएगा, तो ये तो भाग ऐसी चीज रहेगा। तो यहाँ पर हम केवल अब जो हमारा दूसरा भाग है, तो हमारा उपाधार जिस अनुपात में है उसी अनुपात में हम दूसरे भाग को भी हल कर देंगे। और यहाँ पर हमारा उपाधार स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 500 जो है वो 1000 का आधा है, इसलिए हम यहाँ पर इस 490 को बटे 2 कर देंगे और कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 245, ये तो बचेगा 245, और बाकी आपका बार 1 बार 7 बार 1 एज इट इज। और अब यहाँ पर इसमें एक निखिलम और लगा दीजिए और एक न्यूनन लगा दीजिए, तो 10 में से 1 गया 9, 9 में 7 गया 2, 9 में से 1 गया 8, और इसको एक न्यून कर दीजिए तो 4, और बाकी का आपका 24 एज इट इज। तो 2,44,829, यहाँ पर भी यही आंसर आ रहा है हमारा, यहाँ पर भी यही आंसर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ गुणा करने का जो तरीका है वो वही है जो हमने पिछली वीडियो में समझा था। और पहले विचलन ज्ञात किया था, फिर हमने उसका पहले भाग का गुणनफल प्राप्त किया था, फिर हमने तिर्यक समायोजन प्राप्त किया था। लेकिन यदि हमारा आधार 10 की घातांक के रूप में ना हो करके उसके किसी गुणक के रूप में है, चाहे वो पूर्ण गुणक है या आंशिक गुणक है, जैसे यहाँ पर 5 गुना है या यहाँ पर आधा है, तो उसी अनुपात में हम जो दूसरा भाग होगा, जो 490 हमको इस सवाल में दिखाई दे रहा है, उसको हम उसी अनुपात में कम या ज्यादा कर देंगे। यानी कि यहाँ हमने पहले वाले तरीके में 5 से गुणा कर दी, दूसरे वाले तरीके में हमने 2 से भाग कर दिया। दोनों ही स्थितियों में हमारा आंसर एक ही रूप में प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये भी अपने आप में जो हमने निखिलम सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर दो संख्याओं को गुणा करने में, वो किसी भी आधार के लिए लिया जा सकता है। यदि वो 10 की घातांक के निकट है तो सीधा हमारा आंसर आ जाता है, लेकिन यदि उसके अनुपात में किसी और आधार के निकट है तो उसी अनुपात में, उसी के अनुरूप, उसी के अनुरूपेण हम द्वितीय भाग को, अंतिम भाग को कम या अधिक करके, समायोजित करके हम अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, उससे और ये क्रिया आसान से समझ में आ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं 12,222 और एक है मान लीजिए 1,261। ये दो संख्या है, हमें इन दोनों की गुणा करनी है। तो यहाँ पर फिर दोबारा से हम देखें अगर ध्यान से, तो ये 1250 के निकट दिखाई दे रही है हमको। और 1250 इसलिए मैंने लिया है क्योंकि 10 के घातांक के रूप में एक संख्या है 10,000, उस 10,000 का 8वां भाग आपका 1,250 होता है। तो ये 10 के घातांक के रूप में है, तो ये हमारा आधार हो गई। और ये जो संख्या हमको ज्ञात है ये 1250 के निकट है, इसलिए ये हमारा उप आधार हो गया। और स्पष्ट है कि उपाधार आधार का 8वां भाग है, तो यहाँ पर एक तरीके से हमको अंतिम भाग को 8वां भाग करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा समझते हैं, इसमें आपको कई चीज़ें और समझ में आएंगी। चलिए विचलन निकालते हैं। तो विचलन के लिए यहाँ पर पहले आप दोनों का देखिए, 1250 से 1222 का विचलन अब आपको सीधा आ जाना चाहिए। ये है माइनस में 28 और 1261 का ये है 11। अब आप गुणा करिए, तो पहले भाग में आप जो है गुणा करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस में 28 और 11 को गुणा करेंगे तो ये 308 आ जाएगा। चूंकि माइनस में बना इसलिए -3
-0, 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है 0 पर बार, लेकिन चलिए कोई बात, और 8 बार। और यहाँ पर हमको अंक चेक करने हैं, तो हमारा जो आधार है उसमें 4 शून्य है, तो यहाँ एक अंक और बढ़ाने के लिए एक शून्य और बढ़ाना होगा। तो ये हमारा हो गया पहला गुणनफल। दूसरा आप तिर्यक समायोजन कर दीजिए, तो 1222 और 11 1233। ये प्लस में है तो जुड़ जाएगा, इधर से आप निकालेंगे तो भी आपका 1233 ही आएगा। ये हमारे दोनों भाग आ चुके हैं। लेकिन चूंकि हमको उपाधार हमारा 10 की घातांक नहीं है, बल्कि वो अनुरूपीण के अनुसार 8वां भाग है, तो यहाँ पर हम अनुरूपीण और करना होगा। इसका मतलब है 1233 में आपको 8 से और भाग करना होगा। तो पहले आप 8 से भाग दीजिएगा, तो 8 एकम 8, बचे 4, 8 पंजे 40, बचा 3, 8 चौक 32, बचा 1 और 1/8। और ये हमारा 0308 ये हमारा एज इट इज जैसा हमारा था। अब देखिए यहाँ पर जो ये भिन्न की संख्या आपको दिखाई दे रही है 1/8, ये 1/8 हमारा क्या था? 1/8 हमारा 1250 ही था। तो इस 1/8 को हम अगले भाग में समायोजित करेंगे। तो पहला भाग हमारा रह गया 154, ये पहला भाग हो चुका, अनुरूपीण हम लगा चुके हैं। उसके बाद हमारा पहला भाग शेष रह रहा है 154, और 1/8 को हमें चूंकि दूसरे भाग में समायोजित करना, और 1/8 ही हमारा 1250 था, तो थोड़ा सा हम इसको और हल करना पड़ेगा। 1250 हो गया हमारा 1/8, और 0 बार 3 और 0 बार 8 ये हमारा दूसरा भाग है। पहले भाग का मान है, इन दोनों को आपको एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट का मतलब दोनों को जोड़ दीजिए। तो पीछे हमने जोड़ना सीखा था इस तरीके की अलग अलग तरह के अंकों को जोड़ना, तो आप इसी तरीके से जोड़ दीजिए। 12 8 ये 5 और 0 5, 2 और बार 3 हो जाएगा बार 1 और ये 1। यहाँ पर आपको एक न्यूनयन लगाना पड़ेगा, एक न्यूनयन पूर्वयन। तो यहाँ एक न्यूनयन लगाने के लिए 10 में से 8 गया 2, और यहाँ एक न्यूनयन कर दीजिए तो ये रह गया 4। इसी तरह से यहाँ करिए तो 10 में से 1 गया 9, तो यहाँ एक न्यूनयन करेंगे तो ये 0, और बाकी का 154 भाग हमारा जो पहला भाग है वो एज इट इज। कुल मिलाकर के दोनों को एक साथ लिख दें तो हमारा ये उत्तर प्राप्त होगा 1222 और 1261, इन दोनों की गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या का। यहाँ इस सवाल में आपको कुछ नई चीज और मिली होगी, वो ये कि यदि आपका उपाधार जो कि आंशिक रूप में 1/8वां भाग मतलब 8वां भाग है, जब आप दूसरे भाग को तिर्यक समायोजन से प्राप्त होने वाली संख्या को 8 से भाग देंगे, या यदि वो चौथाई होता तो 4 से भाग देंगे, तो उस स्थिति में पूरा पूरा भाग जाने के बजाय आपका कुछ आंशिक भिन्न भी उसके साथ आ जाएगी। तो उस आंशिक भिन्न को आप इधर जो पहला भाग था उसमें समायोजित करेंगे, और उसमें समायोजित करने के लिए यदि वो 1/8 प्राप्त हुआ है तो 1/8 हमारा 1250 ही था। हो सकता है कि ये 3/8 प्राप्त हो, कोई संख्या ऐसी आ जाए जिसमें आपका शेष 3 बचे, तो वो हो जाएगा 3/8। तो 3/8 का मतलब उस स्थिति में यदि 3/8 होता है, मैंने एक कल्पना की है, तो इस स्थिति में ये मान 1250 जो है वो 3/8 का मतलब 3 गुना हो जाएगा। और 3 गुना के लिए आपको 3 0 0 3 पंजे 15 3 दूनी 6 और 1 7 3 एकम 3, तो 3750 बनेगा। और जो दूसरे भाग का आपको जैसा भी चिन्ह सहित मान प्राप्त है उसको आपको यहाँ पर इसके साथ समायोजित करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे समायोजन किया था। तो कहने का मतलब है आपके पास भिन्न के रूप में यदि कोई संख्या प्राप्त हो रही है तो उस स्थिति में आपको एक क्रिया और करनी पड़ेगी, और वो आपका जो उप आधार है, यदि आपका आंशिक भिन्न में यहाँ पर अंश में 1 प्राप्त हो रहा है तो वही संख्या ले लेंगे, यदि 2 प्राप्त हो रहा है तो इसका 2 गुना ले लेंगे, यदि 3 प्राप्त हो रहा है तो 3 गुना ले लेंगे, और उसी तरीके से गुना लेकर के अगले भाग में जो हमारे पहला भाग का गुणनफल प्राप्त हुआ था उसमें और एडजस्ट करेंगे। और यदि वहाँ आवश्यक है निखिलम के साथ एक यूनियन की, तो उस तरीके से आप ऋणात्मक चिन्ह को परिवर्तित कर लेंगे। और यदि जैसे इस सवाल में हमको केवल एक यूनियन से ही काम चल गया, तो हमने एक यूनियन लगा करके उस संख्या को इस तरीके से पॉजिटिव संख्या में कन्वर्ट कर लिया। तो आप किसी भी संख्या को किसी भी उपाधार के निकट मान करके आप इस तरीके से गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं।
अब देखिए ये गुणनफल आप देख रहे हैं पिछले एग्जाम्पल या ये वाले एग्जाम्पल, इसमें हम जो गुणा कर रहे हैं वो हमें थोड़ा-सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है। हमको ये भी देखना पड़ रहा है कि वो किस उपाधार के निकट है। फिर हमको ये देखना पड़ रहा है कि उपाधार उस आधार का कितना पूर्ण गुणक है या आंशिक गुणक है। और फिर हमको निकलम या विचलन ज्ञात करके तिर्यक समायोजन के साथ पहला भाग और अंतिम भाग प्राप्त करके फिर जो अंतिम भाग है उस भाग में हमको वो पूर्ण गुणक या आंशिक गुणक का यहाँ पर समायोजन उसी के अनुरूप हमको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ रहा है वैदिक गणित का दूसरा सूत्र लगाते हुए। और यदि वहाँ पर हमको आंशिक भिन्न भी प्राप्त हो रही है तो फिर उसका एक पार्ट हम यहाँ पर इसमें एडजस्ट कर रहे हैं। और यदि यहाँ पर गुणा करने से आपका 0 से अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं तो यहाँ समायोजन भी करना पड़ रहा है। यानी कि बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो ये थोड़ा-सा अव्यवहारिक सा लगता है, लेकिन अपने आप में ये एक रोचक क्रिया है। इससे आप गणित की क्रिया का अभ्यास कर सकते हैं, गणित के अंकों को समझने, उनके बीच में ऑपरेशन समझने में, संख्याओं को एडजस्ट करने में, आप अपने थोड़े मस्तिष्क की जो एक्सरसाइज़ है उसको बहुत तरोताज़ा कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसी गुणा करने के लिए एक और तरीका होता है, वो हम आगे जब वैदिक गणित का तीसरा सूत्र पढ़ेंगे, वो है ऊर्ध्व तिर्यकाभ्याम। तो वो ज़्यादा व्यावहारिक होता है। जब हम उसकी चर्चा करेंगे तब हम उस गुणा को भी समझना सीखेंगे। लेकिन फिलहाल आप इससे बचें ना। मेरा सुझाव है कि आप कोई भी संख्या मान करके आप इस एक्सरसाइज को भी करें और इस तरीके से भी गुणनफल ज्ञात करना सीखें। मुझे उम्मीद है कि ये एक नई क्रिया, गुणा करने की क्रिया जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। अगली वीडियो में आपसे फिर एक नई संक्रिया पर गणित के सूत्र के साथ चर्चा होगी। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।